जी साथियों, मैं डॉक्टर साहिल सिंह ठाकुर और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह बघेल, जो कि आज आपसे अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में आज वो आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहिल सिंह ठाकुर। साथियों, आज जब हमारा पूरा विश्व कोरोना रोग से संक्रमित है, पीड़ित है, जहां पर कि लाखों की संख्या में पूरे विश्व में लोग मृत्यु को सिधार चुके हैं, अध्ययन करने से पाया गया कि जिन लोगों की मृत्यु हुई उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी। और ऐसा पाया भी गया है कि अगर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो बीमारियां कम होती है। इसीलिए आज का मेरा विषय है आपके सामने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती क्या है? हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं से, जीवाणुओं से घिरा हुआ है और दिन भर कोई न कोई जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, परंतु हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधी तंत्र है इनको नष्ट करता रहता है, इसलिए कोई भी बीमारी नहीं होती है। अतः शरीर की ये जो क्षमता है बीमारी न पैदा करने की, बीमारी न पैदा होने की, इसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। और ये मुख्य रूप से शरीर के रोग प्रतिरोधी तंत्र के ऊपर निर्भर करती है। अब ये रोग प्रतिरोधी तंत्र क्या होता है आप जानना चाहेंगे। यह एक बहुत जटिल तंत्र है और कई प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ है। और ये कोशिकाएं मुख्य रूप से हमारे रक्त में, ब्लड में, लिम्फ में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, स्किन में और बोन मैरो में काफी अधिक संख्या में पाई जाती है। और ये सभी कोशिकाएं शरीर में एकत्रित रहती हैं, इकट्ठा रहती हैं और उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन शरीर का रोग प्रतिरोधी तंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके मुख्य भाग हैं, पहला है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। हड्डी में, अस्थि में उसके अंदर जो मज्जा पाई जाती है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये अस्थि मज्जा के अंदर लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक से अधिक संख्या में पैदा होती है और जो कि रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने के लिए सबसे अधिक जवाबदेह होती है। दूसरा है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, जो कि हमारे गले के पास पाई जाती है। और इस थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्रंथि में थाइमस कोशिकाएं बोन मैरो से पैदा होने के बाद थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होती है, परिपक्व होती है। और ये कोशिकाएं सबसे अधिक क्रियाशील बच्चों में रहती है और बढ़ने वाले बच्चों में होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये निष्क्रिय होती जाती है। इनके अलावा और महत्वपूर्ण अंग है स्प्लीन, तिल्ली, जो कि हमारे पेट के अंदर पाई जाती है, लाल रंग की होती है। और इसमें दो प्रकार के पल्प पाए जाते हैं, एक को रेड पल्प बोलते हैं, लाल पल्प, और उसके अंदर व्हाइट पल्प। तो रेड पल्प का मुख्य काम है रक्त का शुद्धिकरण, रक्त को छानना, और शरीर में जो भी रक्त प्रवाहित हो रहा है वो स्प्लीन में जाएगा और स्प्लीन में छनेगा और मैक्रोफेजेस की सहायता से जो भी जीवाणु, कीटाणु, विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश किए हैं उनको नष्ट करेगा। इसी प्रकार से व्हाइट पल्प जो स्प्लीन में होता है, ये एक प्रकार से टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट का भंडार गृह होता है। और इनका भी काम होता है कि जो भी
जीवाणु, विषाणु, परजीवी शरीर के अंदर प्रवेश कर गए हैं उनको नष्ट करना। और चौथा लिम्फोइड ऑर्गन का मुख्य पात्र होता है लिम्फ नोड्स। हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनके आसपास लिम्फ नोड पाई जाती हैं, और लिम्फ नोड का भी मुख्य काम है कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, लसिका तंत्र के अंदर जो भी लिम्फ के अंदर जीवाणु हैं, विषाणु हैं, परजीवी हैं, जाके लिम्फ नोड में उनको उनका एक प्रकार से छन्ना लगेगा, जिससे कोई भी जीवाणु, विषाणु अगर होंगे तो उनको रक्त और व्हाइट ब्लड सेल्स उनको खत्म करेंगे, नष्ट करेंगे। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ये कोशिकाएं जैसे ही शरीर के अंदर कोई भी जीवाणु, विषाणु, परजीवी प्रवेश करता है, उनको पहचानने के बाद उनको नष्ट करने का काम करती है। और श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर के अंदर हरदम सतर्क होकर चलायमान रहती है, घूमती रहती है, ढूंढती रहती है कि कोई भी परजीवी, कोई भी विषाणु, कोई भी जीवाणु शरीर के अंदर अगर प्रवेश किया है तो उसको नष्ट करना है। और जैसे ही देखती है कि कोई भी जीवाणु शरीर में प्रवेश किया है कि तुरंत आक्रमण करती है, अपनी संख्या में वृद्धि करती है, और साथ ही रोग प्रतिरोधी तंत्र की दूसरी कोशिकाओं को भी सूचित करती है कि तुरंत ही सतर्क हो जाए, शरीर के अंदर परजीवी प्रवेश कर गए हैं, उनको नष्ट करना है। इस प्रकार ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक को हम फैगोसाइट बोलते हैं और दूसरी सेल को हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। फैगोसाइट की जो सेल है वो 4 प्रकार की मुख्य रूप से होती है। फैगोसाइट का मतलब है जीवाणुओं को खाकर नष्ट करना। तो फैगोसाइट में मुख्य कोशिकाएं होती है। सबसे मुख्य है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं फैगोसाइट की ग्रुप में आती है, समूह में रहती हैं। और लिम्फोसाइट 2 प्रकार की मुख्य होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अभी हम फैगोसाइट की बात करेंगे। जो फैगोसाइट में पहली महत्वपूर्ण है न्यूट्रोफिल। लाखों की तादाद में न्यूट्रोफिल शरीर के अंदर रक्त कोशिकाओं के अंदर दौड़ती रहती है। जैसे ही पता लगता है कि कहीं पर चोट लगी या कि कहीं से शरीर के अंदर जीवाणु प्रवेश किया, तो तुरंत वहां पर जाकर धमनियों के रक्त कोशिकाओं के अंदर, रक्त वाहिनी के अंदर जाकर वहां पर दीवार से चिपक जाएंगी और एक प्रकार से जो बाहरी जीवाणु आने वाला है उसको रोक देती है और उसको नष्ट कर देती है। और इन सब के अलावा न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं सुपर ऑक्साइड पैदा करती है, जिससे कि जो भी जीवाणु प्रवेश किया है, बैक्टीरिया है, वो नष्ट हो जाए। इनके अलावा दूसरी मुख्य कोशिका है मोनोसाइट। रक्त में इसको मैक्रोफेज बोलते हैं। और मैक्रोफेज का काम है कोई भी सेल है उसको नष्ट करना। तो ये कोशिकाएं जो बीमार हैं या कि जो बाहरी जीवाणु, विषाणु, परजीवी शरीर के अंदर प्रवेश किया है उसको नष्ट करना। और इनके अलावा चौथा है बेसोफिल। इनका काम है शरीर के अंदर अगर एलर्जी रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो उसके लिए एंटीकोगुलेंट पैदा करना, जिससे कि उसको नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा लिम्फोसाइट, जैसा हमने बताया, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का सबसे महत्वपूर्ण काम है एंटीबॉडी पैदा करना। जो विषाणु हैं, जो जीवाणु हैं, जो परजीवी हैं, वो इनको एंटीजन हम लोग बोलते हैं, और इनके विरुद्ध एंटीबॉडी शरीर के अंदर बनती है, जिससे कि वो जीवाणु अपने आप नष्ट होते हैं। एंटीबॉडीज 5 प्रकार की होती हैं। पहली एंटीबॉडी जो होती है आईजीजी। आईजीजी एंटीबॉडी का काम है
जो भी बाह्य परजीवी, जीवाणु, विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश किया है उसकी पहचान करना और तुरंत रोग प्रतिरोधी तंत्र की कोशिकाओं को सूचित करना कि इनको नष्ट किया जाना है। दूसरी मुख्य एंटीबॉडी है आईजीएम। आईजीएम का काम है सभी जीवाणुओं को नष्ट करना। इसके अलावा तीसरी एंटीबॉडी है आईजीए, जो कि आंख में, मुंह में, लार में अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसका काम है कि मुंह के अंदर, आंख के अंदर जो भी जीवाणु हैं उनको नष्ट करना। इसके अलावा चौथी एंटीबॉडी है आईजीई। आईजी का काम है परजीवियों को नष्ट करना। और पांचवी एंटीबॉडी होती है आईजीटी, और आईजीटी का काम है जो बी लिम्फोसाइट है उससे जुड़ना और बी लिम्फोसाइट को उत्प्रेरित करना कि रोग प्रतिरोधी तंत्र के लिए अधिक से अधिक काम करना है। और इन सब के अलावा इनका एक और दायित्व होता है, एक और काम होता है कि टी लिम्फोसाइट को उत्प्रेरित करना अधिक कार्य करने के लिए। इसके अलावा टी लिम्फोसाइट्स भी अपनी कई कोशिकाएं पैदा करती हैं क्लोनिंग के द्वारा और दूसरी प्रक्रिया के द्वारा, जैसे किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल। किलर जैसा नाम से ही किलर सेल, मार डालना, इनको हम लोग साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। और ये सीधे जीवाणुओं को खा डालती हैं, वायरस को, विषाणुओं को नष्ट कर देती है। तो किलर सेल बहुत ही बड़ा काम करती है रोग प्रतिरोधी क्षमता के लिए, बीमारी को रोकने के लिए। इसी प्रकार दूसरी है हेल्पर टी सेल। हेल्पर मतलब एक प्रकार से बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को उत्प्रेरित करना कि अधिक से अधिक मात्रा में एंटीबॉडी पैदा करें, जिससे कि जीवाणुओं का, विषाणुओं का अधिक से अधिक संख्या में शीघ्र नष्ट हो सके। तीसरी है सप्रेसर टी सेल। सप्रेस, इसका कार्य है कि टी और बी लिम्फोसाइट दोनों को कार्य करने के लिए रोकना कि अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। और चौथी है मेमोरी टी सेल। मेमोरी, याददाश्त, मतलब मेमोरी टी सेल एक प्रकार शरीर में इकट्ठा रहती हैं और इनका कार्य ये है कि अगर उसी प्रकार का कोई भी जीवाणु, विषाणु प्रवेश करेगा तो तुरंत ये मेमोरी टी सेल कार्यशील हो जाएंगी और उसके विरुद्ध एंटीबॉडी पैदा करेंगी और उसको नष्ट करेंगी। इस प्रकार से ये कोशिकाएं, टी सेल मुख्य रूप से शरीर के अंदर, चाहे शरीर की कोशिकाएं हैं, अगर वो बीमार हैं, जीवाणु, विषाणु उसके अंदर प्रवेश किया है तो उनको भी नष्ट कर देंगी। और इसके अलावा दूसरी ल्यूकोसाइट्स को भी उत्प्रेरित करती है कि सब मिल करके रोग प्रतिरोधी कार्य करना है और शरीर को स्वस्थ रखना है। इस प्रकार ये पूरी कोशिकाएं, पूरा रोग प्रतिरोधी तंत्र मिलके शरीर में दो प्रकार से मुख्य कार्रवाई करता है। पहली बात तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस भी हम उसको बोलते हैं। ये शरीर के अंदर जो द्रव्य होते हैं, प्लाज्मा है, इनके द्वारा एंटीबॉडी पैदा होना, एंटीबॉडी पैदा करना, और जिसके लिए मुख्य काम किया जाता है बी लिम्फोसाइट के द्वारा। जैसा कि हमने बताया है कि बी लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी पैदा करना। और इस प्रकार जो पहला ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस होता है, ये दो प्रकार का रहता है। प्राइमरी रिस्पांस, जैसे ही कोई भी जीवाणु, विषाणु शरीर के अंदर प्रवेश किया, तुरंत ही ये कोशिकाएं एक्टिव हो जाएंगी और ऐसा पाया गया है कि 48 से 72 घंटे के अंदर उसके विरुद्ध एंटीबॉडी पैदा होती है और उनको नष्ट करने की क्षमता शरीर में विकसित हो गई है। इसके अलावा दूसरा है सेकेंडरी रिस्पांस, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। जैसा कि सेकेंडरी नाम दिया है, इसको 24 से 48 घंटे लगते हैं क्रियाशील होने में और इसके बाद ये आईजीजी एंटीबॉडी पैदा करती है
और प्राइमरी रिस्पांस में IgM एंटीबॉडी पैदा होती है जो कि सभी प्रकार के जीवाणुओं को तुरंत नष्ट करती है। इस प्रकार ये एंटीबॉडीज एग्लूटिनेशन के द्वारा जो भी एंटीजन है, जो भी विषाणु हैं, जीवाणु हैं, इनको एक प्रकार से बांध देती है, रोक देती है, जिससे वो क्रियाशील नहीं रहती है और बाकी जितनी भी स्वतंत्र कणिकाएं हैं उनको नष्ट करती हैं, मैक्रोफेज उनको नष्ट करते हैं। इस प्रकार से ये कोशिकाएं इम्यूनिटी पैदा करती हैं और दूसरी इम्यूनिटी होती है कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न इम्यूनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये लिम्फोसाइट टी सेल के द्वारा, लिम्फोसाइट टी कोशिकाओं के द्वारा होती है और ये कोशिकाएं लिम्फोकाइंस पैदा करती हैं और लिम्फोकाइंस मैक्रोफेजेस को कई प्रकार के कारकों को एक्टिवेट करते हुए मैक्रोफेजेस को इतना एक्टिवेट कर देती है कि वो सभी प्रकार के जितने भी परजीवी हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, उनको नष्ट करती रहती है। इस प्रकार शरीर में सभी कोशिकाएं मिलकर, इसके अलावा इंटरफेरेंस भी बनते हैं, ये सब मिल करके जो भी विषाणु, जीवाणु, परजीवी शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उनको नष्ट करते हैं और बीमारी होने से रोकते हैं। पर तभी संभव हो पाता है जब ये शरीर का रोग प्रतिरोधी तंत्र हमारा मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, अधिक से अधिक संख्या में कोशिकाएं पैदा होंगी, RBC पैदा होंगे, WC पैदा होंगी, एंटीबॉडी पैदा होंगी और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रकार से हम अपने इस रोग प्रतिरोधी तंत्र को, इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधी तंत्र को अच्छा मजबूत करेंगे। आज हम इसके लिए मुख्य बिंदु आपको बताएंगे और अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि भोजन के द्वारा, सही भोजन के द्वारा क्या हम खाएं, कितना खाएं, जिससे कारण हमारा रोग प्रतिरोधी तंत्र अधिक मजबूत हो। आज के लिए हम किस प्रकार अपना रोग प्रतिरोधी तंत्र मजबूत करेंगे, पहला बिंदु है सही मात्रा में सही भोजन। सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटीन। प्रोटीन की काफी अधिक आवश्यकता होती है शरीर को और अस्थि मज्जा के अंदर जो सेल बन रही, जो कोशिकाएं बन रही हैं, RBC बन रही है, WBC बन रही हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको बढ़ने के लिए अच्छी किस्म की प्रोटीन चाहिए। तो हमारे आहार में हम सामान्यतया रोटी, चावल, दाल, सब्जी खाते हैं, पर अच्छी किस्म की प्रोटीन जरूर होनी चाहिए। पशुजन्य प्रोटीन, चाहे आप दूध के द्वारा लें, चाहे मांस को द्वारा लें। इसके अलावा आहार में अच्छी किस्म की फैट, जिसमें ओमेगा फैटी एसिड की अधिक से अधिक मात्रा हो, उसको भी लेना चाहिए। तीसरा बिंदु है कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग चावल अधिक मात्रा में खाते हैं, रोटी अधिक खाते हैं, परंतु कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सीमित होनी चाहिए। अधिक कार्बोहाइड्रेट खाने से टी लिम्फोसाइट, जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल के द्वारा इम्यूनिटी पैदा होती है, उसको रोकने में अधिक कार्बोहाइड्रेट खाना नुकसानदायक होता है। इसके अलावा अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, अधिक मात्रा में ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इन सब की अधिक मात्रा आहार में डालना चाहिए, आहार में लेना चाहिए। मुख्य रूप से कई विटामिन हैं, कई खनिज तत्व हैं जो कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, आहार में उनकी अधिक मात्रा लेना चाहिए। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। दूसरा मुख्य बिंदु है पानी। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, कम से कम 1.5 लीटर 2 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए, जिससे शरीर के अंदर जो भी बेकार पदार्थ पैदा होते हैं वो शरीर से बाहर उत्सर्जित होते रहे। तीसरा बिंदु है उचित व्यायाम, नियमित व्यायाम। कम से कम आधे घंटे का व्यायाम निश्चित प्रतिदिन करना चाहिए। घूमना, टहलना, शुद्ध हवा, ये अपनी दिनचर्या में होना चाहिए और नियमित व्यायाम करने से हमारे शरीर का
रक्त संचार बढ़ता है और जिससे शरीर के अंदर उत्सर्जित बेकार पदार्थ भी शरीर से बाहर निकलते हैं और हमारा रोग प्रतिरोधी तंत्र अच्छा मजबूत होता है। इसके अलावा चौथा बिंदु है अच्छी नींद। अच्छी नींद बहुत जरूरी है रोग प्रतिरोधी तंत्र मजबूत करने के लिए। कम से कम 6 घंटे 8 घंटे रोज अच्छी नींद जरूर लेना चाहिए। अच्छी नींद लेने से हमारी जो रोग प्रतिरोधी तंत्र की कोशिकाएं हैं उनको आराम मिलता है, उनको समय मिल जाता है, जिससे कि उनका नवीनीकरण अच्छे से होता है और वो पुनः अपना कार्य करने के लिए अच्छी ऊर्जा के साथ अपने आप को उपस्थित करती है। इसके अलावा 5वां बिंदु है स्वच्छता। अगर आप अच्छी स्वच्छता रखेंगे इसका मतलब है रोग प्रतिरोधी तंत्र के ऊपर आप बोझ कम डाल रहे हैं। अच्छी स्वच्छता रखने से जीवाणु, विषाणु, परजीवी, इनका जो बाहरी लोड शरीर के अंदर होने वाला है वो बचेगा, तो आपका जो रोग प्रतिरोधी तंत्र रहेगा उसको दबाव कम पड़ेगा, उसको बोझ कम रहेगा और ये हमारी रोग प्रतिरोधी तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वो वास्तव में बीमारी रोकने के लिए अपने कार्य में अधिक लगेंगी। इनके अलावा अगला बिंदु है धूम्रपान। धूम्रपान को बिल्कुल वर्जित कर देना चाहिए। साथियों, धूम्रपान करने से हमारे शरीर में कई रसायन जमा हो जाते हैं, मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, निकोटीन, कैडमियम। ये हमारी रक्त वाहिनियों में, कोशिकाओं में जमा होते हैं, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक तंत्र की कोशिकाएं मुख्य रूप से लिम्फोसाइट टी और लिम्फोसाइट बी कोशिकाओं की वृद्धि या उनके कार्यों में रुकावट पैदा हो जाती है। साइटोकाइंस की पैदावार कम हो जाती है और जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अगला बिंदु है शराब। शराब पीना बंद कर दें या तो शराब बिल्कुल कम से कम मात्रा में। शराब पीने से भी शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म के द्वारा कई प्रकार के नुकसानदायक पदार्थ पैदा होते हैं जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक तंत्र की कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कम होती है। और अंतिम बिंदु है तनाव। जितना आप खुश रहेंगे तनाव कम रहेगा और अगर तनाव कम रहेगा तो शरीर के अंदर कार्टिसोल हार्मोन का स्राव कम से कम होगा। अधिक तनाव रहने से कार्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन, उनकी पैदावार अधिक होती है और कार्टिसोल हार्मोन अधिक मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। तो साथियों, आज हमने आपसे चर्चा की रोग प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार शरीर में विकसित होगी और कैसे उसको मजबूत किया जाएगा। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे क्या खाना है जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी मजबूत हो और हम बीमारियों से लड़ सकें, हमारा शरीर। धन्यवाद।